हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू क्रैकल एग्जाम्स। प्यारे दोस्तों, सीटेट 7 जुलाई 2024 को टारगेट करते हुए हमारी एसएसटी की क्लासेस कंटिन्यू हैं, जिसमें ये जो आप देख पा रहे हैं चैप्टर 5 ये है क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट है। क्लास 6 का हिस्ट्री सब्जेक्ट है जिसका चैप्टर नंबर 5 है। इससे पहले 4 चैप्टर्स करवा दिए गए हैं, उनको यदि आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट पूरी बनी हुई है, वहां से देख सकते हैं। ठीक है, यदि ये कंटेंट आप पढ़ते हैं तो आपको बाहर से कोई कॉपी किताब खरीदने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप सिर्फ एनसीईआरटी 6, 7, 8 जो कि हम प्रॉपर जो ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक्स हैं, ऑफिशियल एनसीईआरटी की बुक्स वहां से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप यहाँ पे एनसीईआरटी का वाटरमार्क देख सकते हैं, विधिवत तरीके से लिखा हुआ है। ये देखिए NCERT, ये एनसीईआरटी की ऑफिशियल बुक्स हैं जिनके माध्यम से हम ये पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं एसएसटी का। तो अभी क्लास 6 का जियोग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी चल रहा है। इसके बाद क्लास 7 को कवर करेंगे, फिर क्लास 8 को कवर करेंगे। तो यदि आप कंटिन्यू इन क्लासेस को देखते हैं डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर जाएंगे और बहुत अच्छे तरीके से मार्क्स गेन करेंगे आप। ओके, तो आइए शुरू करते हैं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए, तो यहाँ तक चैप्टर 4 तक तो सब कवर हो गया था। आज हम बात करेंगे चैप्टर 5 की, जिसमें हम समझेंगे राज्य के बारे में, राजा कैसे होते थे और एक प्राचीन गणराज्य को भी समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले दिया है चुनाव का दिन। अच्छा, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर ये तो बहुत आसान चीज़ें हैं। आसान नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस बनेंगे आपके, यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें एज अ प्रूफ दिखाया था कि जो 21 जनवरी 2024 को परीक्षा हुई है सीटेट की, उसमें एसएसटी के 5 चैप्टर से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वो भी क्लास 6 से। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, पूरी सीटेट क्वेश्चन पेपर यहीं पे डिपेंड होता है। चलिए अब इसमें समझते हैं चुनाव का दिन। चुनाव क्या है कि ये कह रहा है कि जब शंकर ने उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। दरअसल वो केंद्र पर बहुत पहले पहुंचना चाहते थे, बड़े उत्साहित थे। तो उन्होंने पूछा कि आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं, यानी कि हमें एक अच्छा शासक चाहिए, तो उसके लिए हम चुनाव करने जा रहे हैं, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा हम अपना मतदान करेंगे तो वही हमारा राजा बनेगा। अब देखिए कुछ लोग शासक कैसे बने। आज तो आप जानते हैं, पूरी प्रक्रिया आप समझते हैं कि कैसे हम अपना वोट डालते हैं, फिर एक हमारे लिए राजा चुना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पहले लोग शासक कैसे बने, पहले शासक कैसे बनते थे, राजा कैसे बनते थे, क्या होता था, आइए यहाँ पे समझते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास किया गया है। ओके, ये आप एनसीईआरटी का लोगो देख पा रहे हैं, हमने नहीं लगाया है, ऑफिशियल उन्होंने लगाया है। देखिए, लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। मतदान यानी कि अपने मत का दान करना, जिसको हम अपना मत देंगे, अपना वोट देंगे, वो राजा बनेगा। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, बहुत पहले 50 वर्षों से तो हम अपने शासकों का चुनाव करते चले आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले लोग कैसे बनते थे। करीब ये तो 50 साल हुए ना, लेकिन 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों का आयोजित करके राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था आपका अश्वमेध यज्ञ। ये एक ऐसा आयोजन था, इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। ठीक है, इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहां अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे पहले बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन होता था। जैसे बहुत बड़ा यज्ञ किया गया, किसी राजा ने बहुत बड़ा यज्ञ किया, उस यज्ञ को जब वो उस यज्ञ का समापन होता था तो वह एक घोड़ा छोड़ता था। ठीक है, घोड़ा, और उसके माथे पर लिख दिया जाता था एक स्टिकर लगा करके कि जो इसको रोकेगा उसे इस राजा से युद्ध करना पड़ेगा। जैसे आपने अगर रामायण देखी है, क्या अगर आपने रामायण देखी है तो जब राम ने अश्वमेध यज्ञ करने के बाद अपना घोड़ा छोड़ा था तो उसको किसने पकड़ा था, उसके ही बेटों ने, लव और कुश ने राम के घोड़े को जंगल में पकड़ लिया था। उन्हें पता नहीं था कि उनके पिताजी ने घोड़ा छोड़ा है, उन्होंने पकड़ लिया था और फिर उनसे सबसे युद्ध करना पड़ा था, शत्रुघ्न, भरत, लक्ष्मण, और लास्ट में आए थे राम। ठीक है, तो ये होता है अश्वमेध, जिसमें
जो यदि उनके घोड़े को जो भी पकड़ लेगा उससे युद्ध करना होगा। फिर यदि वो हार जाता है, ठीक है, जिसका घोड़ा है वो हार जाता है, तो फिर जो जीतेगा वो राजा बनेगा। ये इसका सिस्टम होता था पूरा। बड़े बड़े यज्ञों का आयोजन करके राजा जो है राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए कि भाई हमने छोड़ दिया हमारा घोड़ा, किसी ने नहीं पकड़ा, इसका मतलब हमारे बराबर कोई है ही नहीं, हमारे बराबर बलशाली शक्तिशाली कोई नहीं है, हम ही राजा हैं, हमारा घोड़ा वापस लौट करके आ गया। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा आयोजन था, इसमें घोड़े को राजा के लोगों, राजा के जो लोग होते थे उनकी देखरेख में वो उसका जो है देखरेख करते रहते थे। वो स्वतंत्र विचरण करता रहता था, कोई पकड़ ले तो उससे युद्ध होता था। ओके, अब यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो है अश्वमेध यज्ञ क्या है, ठीक है, इसमें क्या होता है। या जैसे ऐसे पूछ लेगा कि यदि कोई दूसरा व्यक्ति उस घोड़े को पकड़ लेता था तो क्या होता था। अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब ये होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली था। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों के द्वारा संपन्न कराया जाता था। जो विशेष पुरोहित हैं, ऋषि लोग हैं, इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। जो यज्ञ कराने आते थे उनको बड़े बड़े उपहार दिए जाते थे। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था कि जो अश्वमेध यज्ञ कर रहा है वह बहुत शक्तिशाली है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। जो उस यज्ञ में आते थे वो सभी उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजन में राजा का मुख्य स्थान होता था। उसे राज सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यानी युद्ध क्षेत्र में जो राजा का सारथी होता था, जो राजा का घोड़ा जो है रथ चलाने वाला होता था, वो उसका सहचर होता था। और जो है उसके रथ को किस तरफ मोड़ना है, कहाँ से कैसे निकालना है, इसके लिए जो सारथी होता था वो बहुत अच्छा सारथी चुना जाता था जो पारंगत होता था, क्योंकि सारथी की विद्या भी अलग से लेनी पड़ती थी। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजय और अन्य गुणों का गान करता था कि राजा ने कितनी विजय हासिल की, राजा के अंदर कौन कौन से गुण हैं, इनका गान करता था वो, ठीक है। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियां और पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठ करके यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना होता था, इसके अलावा कोई काम नहीं है। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। राजा के ऊपर क्या होता है, जो पुरोहित होते थे वो पवित्र जल का छिड़काव करते थे, गंगा जल का छिड़काव करते थे, है ना। इसके साथ ही साथ कई और सारे अनुष्ठान होते थे, वो करते थे। विष अथवा वैश्य सामान्य लोग उपहार लाते थे। विष या जिनको वैश्य कहा जाता था वो उपहार लाते थे। जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। जो शूद्र होते थे उन्हें ना तो अनुष्ठानों में, ना कोई इस तरीके के जो है कि फंक्शन में उनको शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि शूद्रों को बहुत ही नीची जाति का माना जाता था, समझा जाता था, तो उनको शामिल नहीं किया जाता था। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि राजा लोग जो है कि किनको यज्ञ में शामिल नहीं करते थे, अनुष्ठानों में शामिल किसको नहीं करते थे? जो है कि ब्राह्मण को, शूद्र को, वैश्य को, क्षत्रिय को, किसको? तो शूद्रों को शामिल नहीं किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत लिख लीजिए। यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसको लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, वर्ण की अगर बात करें तो उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे। कितने? 4। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 सामाजिक वर्ग हुआ करते थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मणों का काम वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मणों का काम था वेदों का अध्ययन करते थे और वेद पढ़ाते भी थे और यज्ञ भी कराते थे। ये काम किसके थे? ब्राह्मणों के। और फिर उन्हें जो है बदले में उपहार मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, राजा की रक्षा करना, अपने समाज के लोगों की रक्षा करना, ये क्षत्रियों का काम था। वैश्यों के काम खेती, पशुपालन और व्यापार थे। वैश्य क्या करते थे? खेती करते थे, जानवर पालते थे, व्यापार करते थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। जो शूद्र होते थे
इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों में, यज्ञ में जो है शामिल नहीं किया जाता था, क्योंकि ये सबसे नीचे समझे जाते थे। ये वैश्य की सेवा करते थे, क्षत्रिय की सेवा करते थे और ब्राह्मण, ये तीनों की सेवा करने वाले कौन? शूद्र होते थे। यहां से क्वेश्चन आपसे पूछेगा जो है कि वेदों का अध्ययन अध्यापन कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। ठीक है, युद्ध करना किसका काम था? क्षत्रिय का काम था। ठीक है, और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सेवा कौन करता था? शूद्र करते थे। ठीक है, इस तरीके से बहुत सिंपल नहीं पूछेगा, घुमा फिरा करके क्वेश्चन ये पूछेगा, घुमा फिरा करके पूछेगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इतनी बात होती है, क्लियर। हम बढ़ते हैं आगे। चलिए अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? चित्रित धूसर पात्र। चित्रित धूसर पात्र क्या होता है? ये देखिए, चित्रित का मतलब होता है चित्र, जिस पर चित्र बने हो, ये है धूसर पात्र। चित्रित का मतलब जिस पर चित्र बने हो। चित्रित धूसर पात्र, इस तरह के पात्रों में ज्यादातर थालियां और कटोरियां ही मिली हैं। ज्यादातर थालियां और कटोरियां मिली हैं जिन पर चित्र बने हुए हैं। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। देखने में ही बड़ा सुंदर लग रहा है। कितने चिकने हैं! अगर ये नया होता कितना सुंदर लगता। ये बहुत पतली परत का बना हुआ है ना, चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौकों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। जैसे आज भी हमारे घर में जब मेहमान आते हैं तो हम बड़े नए नए बर्तन निकालते हैं, एकदम कतई चमकते हुए, है ना, और फिर उनको, मेहमानों को उसमें खाना खिलाते हैं और फिर वैसे तुरंत साफ करके उनको वैसे पैक करके रख दिया जाता है। तो ये हो सकता है पहले भी यही होता हो कि इस तरीके के जो बर्तन हैं वो किसी खास मौके पे खास लोगों के लिए खास भोजन परोसने के लिए होते होंगे, है ना। इनको क्या कहा गया है? इनको चित्रित धूसर पात्र कहा गया है, जिसमें थालियां और कटोरियां ये ज्यादा मिली हैं। आगे हो गई बात यहां तक। अब देखिए जनपद की बात कर लेते हैं। यहां से जनपद के बारे में जानिए क्या है। देखिएगा, महायज्ञों को करने वाला राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे। जन के राजा यानी कि अब ये कुछ ही लोगों के राजा नहीं है। जन का मतलब क्या होता है? जन का मतलब होता है लोग। जन का मतलब लोग। ठीक है, जन के राजा ना होकर यानी कि सिर्फ 4-6 लोगों के, 10 लोगों के, 20 लोगों के राजा नहीं है। अब ये पूरे जनपद के राजा हैं। जनपद का मतलब होता है जन के बसने की जगह, लोगों के बसने की जगह। अब ये वहां के राजा हैं जहां पे बस्तियां हैं। अब ये पूरी बस्ती के राजा हैं। ठीक है, अब ये कुछ लोगों के राजा न रहकर पूरी बस्ती के राजा हैं। अब वहां पे चाहे 4 गांव हो, चाहे 6 गांव हो, 10 गांव हो, 8 गांव हो, ठीक है, पूरे गांव, जितने भी गांव हैं उन सब के राजा ये होते थे। कुछ महत्वपूर्ण जनपद हम आगे देखेंगे। देखिए, पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की है। पुरातत्वविदों ने क्या किया है? ये जो बस्तियां थी इनकी क्या की है? इन्होंने खुदाई कर दी है। और खुदाई में क्या है? देखिए, खुदाई की है दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हस्तिनापुर और एटा के पास अतरंजी खेड़ा इनमें प्रमुख है। क्वेश्चन यहां से पूछेगा आपसे, पुरातत्वविदों ने जिन जनपदों की खुदाई की है या जनपदों की बस्तियों की खुदाई की है उसमें कौन कौन मुख्य हैं? एक तो दिल्ली में पुराना किला है जिसकी खुदाई की है पुरातत्वविदों ने। दूसरा, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास है हस्तिनापुर, हस्तिनापुर की भी खुदाई की गई है। ठीक है, और एटा के पास है अतरंजी खेड़ा, यह भी, इसकी भी खुदाई की गई है। ये प्रमुख हैं। ठीक है, या जैसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पुरातत्वविदों ने इन जनपदों में से किसकी खुदाई नहीं की है, तो 3 तो आपको ये दे देगा और एक कोई दूसरा दे देगा। आप कंफ्यूज जाएंगे कि किसकी खुदाई नहीं हुई है, किस बस्ती की खुदाई नहीं हुई है। इसलिए आपको ये चीज यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। खुदाई से पता चलता है कि लोग झोपड़ियों में रहते थे। भाई महलों में तो रहते नहीं थे, बस्तियों के लोग महलों में तो रहते नहीं थे, महलों में सिर्फ राजा रहा करते थे, तो ये लोग झोपड़ियों में रहते थे। और मवेशियों, मवेशी का मतलब होता है कैटल, कैटल का मतलब होता है जानवर, पशु। ठीक है, मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे ये लोग। वे चावल, गेहूं, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल, सरसों जैसी फसलें ये लोग उगाया करते थे। इतनी बात क्लियर होती है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। क्वेश्चन कहता है हमारा, क्वेश्चन नहीं पॉइंट है। अब देखिए, अच्छा बीच बीच में हम लोग PYQs भी करते रहेंगे, उसके लिए आप चैनल पर एक्टिव रहिए। हालांकि क्लासेस हमारी 3 क्लासेस तो रोज होनी ही है। बाकी अगर किसी ने मिस्टेक मतलब कुछ टाइम इशू हुआ तो 2 क्लासेस तो जरूर होंगी। 6 बजे 9 बजे 2 बजे और 9 बजे वाली क्लास जो है वो कभी मिस नहीं होगी। 6 बजे वाली क्लास अगर टाइम इशू हुआ तो वो गायब हो सकती है। अब देखिए लोग, अच्छा एक बात और,
आप डेली क्लास करते रहिए। क्या डेली क्लास करते रहिए, नहीं तो बाद में आपके ऊपर बोझ बहुत हो जाएगा, सिलेबस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, आप कवर नहीं कर पाएंगे। जो बीएड वाले बच्चे हैं इनका भी एग्ज़ाम बीएड का जुलाई में ही होने को है। जो डीएलएड वाले बच्चे हैं इनका भी एग्ज़ाम वही जो है जुलाई में ही मान के चलिए होगा, उससे पहले हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। और सीटेट भी आपका, तो सारे एग्जाम साथ में ही लगे, फिर आपके ऊपर बोझ हो जाएगा बहुत। समझिए, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर जो अभी हमने ऊपर देखा था, है ना, जिसको चित्रित धूसर कहा गया है, धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। ठीक है, ये जो पुरास्थल हैं इनमें कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, उन्हें क्या नाम दिया गया है? उन्हें चित्रित धूसर पात्र का नाम दिया गया है। यह आपसे पूछ लेगा चित्रित धूसर पात्र क्या है? कोई जानवर है, कोई बस्ती है, किसी राजा का नाम है, या फिर कोई बर्तन है? तो ये एक बर्तन है। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई। चित्रित का मतलब चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं और ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। अब जैसे ये चित्र आप देख पा रहे हैं, ये किस तरीके की आकृति यहाँ पे बनी हुई है? ज्यामितीय तरीके की आकृति बनी हुई है, सरल रेखाओं में इसकी आकृति बनी हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, महाजनपद की बात कर लेते हैं। अब समझिए महाजनपद को। करीब 250 साल पहले, नहीं 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। कुछ जनपद, अच्छा महत्वपूर्ण कैसे हो गए? जनपद जो है जिसने थोड़ी समृद्धि हासिल कर ली, है ना, जिसका राजा शक्तिशाली था, जिसने थोड़ा ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर ली, तो वो महत्वपूर्ण हो गया। इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। जनपद से ही महाजनपद बन गया, यानी कि जनपद का प्रमोशन हो गया। प्रमोशन का मतलब यहाँ पे है कि राजा शक्तिशाली था, ठीक है, राजा समझदार था, उसने अपने राज्य की प्रोग्रेस कर ली, उन्नति कर ली, वो महाजनपद हो गया। मानचित्र में 4 में कुछ महाजनपद दिखाए गए हैं, हम अभी देखेंगे। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। मोस्टली जो महाजनपद होते थे उनकी एक राजधानी भी होती थी। कई राजधानियों में किले बंदी की गई थी। किले बंदी का मतलब है कि जैसे जो भी महाजनपद है उसको चारों तरफ से एक बड़ी दीवार खड़ी करके बंद कर दिया गया, अर्थात यानी कि उसको जैसे हम लोग अपने घर पर बाउंड्री कर लेते हैं चारों तरफ से, अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किसकी? जो महाजनपद होते थे, जो उनकी राजधानी होती थी, उसको चारों तरफ से लकड़ी, ईंट या फिर पत्थर से ऊंची ऊंची दीवारों से बंद कर लिया जाता था। ओके, अब इसमें है कुछ महाजनपद जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, जैसे मगध हो गया, वैशाली हो गया, ठीक है, यहाँ पे तक्षशिला हो गया, ये सारे इसमें दिए गए हैं। ओके, अब इसमें आपको फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा कि कहाँ पे कौन सा है। आगे बढ़ते हैं। आप देखिए यहाँ पे ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ये दीवार कितनी बड़ी है, ये देखिए, इसको यहाँ से शुरू किया गया है, कितनी बड़ी दीवार है। इसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी, कितना एफर्ट लगा होगा, वो भी पूरा फोटो यहाँ पे है नहीं, है ना। तो ऐसे क्या होता था कि उस राजधानी की सुरक्षा बढ़ जाती थी, ठीक है, बड़ी बड़ी दीवारें, और फिर राजा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करता था। ऐसा लगता था ये राज्य बहुत समृद्धशाली है, चारों तरफ से किलेबंदी है, इसमें घुसना इम्पॉसिबल है, ठीक है, तो इससे इनकी सुरक्षा भी हो जाती थी। अब देखिए यहाँ से पॉइंट को समझते हैं। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवार खड़ी कर अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि देखो, हमने अपनी राजधानी के चारों ओर कितनी विशाल, कितनी ऊंची, कितनी प्रभावशाली दीवार खड़ी कर ली है, आओ अब हमसे लड़के दिखाओ, हमारे राज्य में घुस के दिखाओ। तो वो अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते थे। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा, है ना भाई। जब दीवार चारों तरफ से खड़ी हो गई, बड़ी दीवार हो गई, कोई फांद के बाहर जा नहीं सकता, बाहर से कोई अंदर आ नहीं सकता, है ना, तो फिर उसका सिक्योरिटी तगड़ी हो गई। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए बड़ी बड़ी योजना की आवश्यकता होगी, बड़े बड़े प्लान बनाने होंगे। इसमें कितने आदमी लगेंगे, कितना सामान लगेगा, कितनी लकड़ी लगेगी, कितनी दीवार, कितना पत्थर लगेगा, कितनी ईंटें लगेगी, है ना, कैसे इसको बनाया जाएगा, बड़े बड़े प्लान करने पड़ते होंगे, बड़ा इंतजाम करना पड़ता होगा। लाखों की संख्या में ईंटें, पत्थर का इंतजाम करना पड़ता होगा। हजारों स्त्री पुरुष बच्चों ने इसके लिए बहुत सारा परिश्रम किया होगा, तभी दीवारें खड़ी हुई होंगी। इनके लिए संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती होगी जो ऐसी दीवारें बनाई गई है। यहीं से क्वेश्चन आपसे स्टेटमेंट वाला पूछ लेगा, इसलिए चीज़ों को बहुत ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। अब ये जो दीवार है, ये है कहाँ की? ये दीवार प्यारे दोस्तों
कहाँ की है, यहाँ पे लिखा है कौशाम्बी किले की दीवार है। जो सामने दीवार आप देख पा रहे हैं, कहाँ की दीवार है, यह कौशाम्बी किले की दीवार है। ये चित्र आजकल के उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का ही एक अवशेष है। अवशेष का मतलब जो भाग कुछ बचा हुआ है। इसके एक भाग का निर्माण लगभग 2500 साल पहले हुआ था। कब? 2500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि आधुनिक उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के पास मिली ईंट की दीवार का अवशेष जो है वो कितना पुराना है, तो लगभग 2500 साल पुराना है। कितना? लगभग 2500 साल पुराना है। आप देखिए यहाँ से पॉइंट को समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। अब राजा क्या करने लगे थे, सेना रखने लगे थे। ठीक है, सिपाहियों को नियमित वेतन देकर के पूरे साल रखा जाता था कि पूरे साल हमारे यहाँ नौकरी करो, तुम्हें इतना वेतन दिया जाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई जब सब लोग सेना रखने लगे तो जब युद्ध होगा, जिसके पास सेना ज़्यादा होगी वो फिर जीत ले जाएगा, इसलिए हर राजा की मजबूरी थी कि वो कुछ सेना भी रखने लग गया। कुछ भुगतान संभवतः सिक्कों के रूप में होता होगा और इन सिक्कों के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, उनको जो भुगतान, जो उनको सैलरी दी जाती थी, सिक्कों के रूप में दी जाती होगी। कर की जो शुरुआत है यहाँ से हुई। कर का मतलब क्या होता है, टैक्स, जो हम लोग आज भी देते हैं। टैक्स से होता क्या है, हम टैक्स सरकार को देते हैं, सरकार उससे जैसे सड़कें बनाना हो गया, या जैसे और भी जैसे जो राशन आता है गांव में, या और भी दुनिया भर की कितनी योजनाएं हैं, उनमें पैसा सरकार का खर्च होता है। वो कहाँ से आता है, वो हम ही लोग देते हैं, टैक्स के रूप में जाता है। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे, बड़े बड़े किले, और बड़ी सेना रखते थे, है ना, इसलिए इन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों के द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर भी वसूलने लगे थे, क्योंकि उनका खर्चा पूरा नहीं हो रहा था। विशाल किला बनवाया जा रहा है, पैसा कहाँ से आएगा, कर लगा दो। ठीक है, बड़ी सेना रख रहे हैं, पैसा कहाँ से आएगा, टैक्स लगा दो। इन सब चीज़ों के लिए समय समय पर क्या हुआ, जो उपहार मिलते थे राजा को, अब उससे काम नहीं चल रहा था, अब उन्होंने नियमित रूप से टैक्स लगा दिया। यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन जाएगा कि जो है राजाओं ने किन किन चीज़ों पर टैक्स लगा दिया, तो यहाँ पर फसलों पर टैक्स लगा दिया गया। जिसके पास जितनी फसल उसके हिसाब से उसको टैक्स देना होता था। कारीगर जो होते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, जो जानवर पालते थे उनके ऊपर टैक्स लगा दिया, व्यापारियों पर लगा दिया, जो आखेटक, जो शिकारी होते थे, संग्राहक होते थे, जंगल से जो प्राप्त वस्तुएं होती थी उनका कुछ हिस्सा राजाओं को देना होता था। ठीक है, तो इन सब चीज़ों पे टैक्स लगा दिया गया। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे देगा कि किस पर टैक्स नहीं लगाया गया। ठीक है, या 3 दूसरे दे देगा और किस पर टैक्स लगाया गया वो एक इसमें से दे देगा। तो आपको पूरे कॉन्सेप्ट को ठीक से समझना होगा। अब यहाँ से क्या हुआ कि कृषि में भी कुछ परिवर्तन आ गया, क्योंकि अब लोग काफ़ी जागरूक हो गए थे। कृषि में परिवर्तन कैसे आया, इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बहुत बड़े परिवर्तन हो गए। एक तो ये कि हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। हल जो होता है उसमें नीचे एक फाल लगता है, जो नीचे ज़मीन को खोदने का काम करता है, वो अब लोहे का हो गया। किसका हो गया, लोहे का। ठीक है, 2 बड़े परिवर्तन हुए। एक तो जो फाल था हल का वो लोहे का हो गया, और दूसरा जो है जो धान के पौधों का रोपण शुरू किया गया, यानी कि खेतों में बीज छिड़क करके धान उपजाने के बजाय अब धान की पौध तैयार करके उनका रोपण शुरू किया गया। पहले लोग जिस तरीके से आज धान हम लोग बो करके फिर उसको उखाड़ करके खेत में ले जा करके लगवाते हैं, पहले क्या करते होंगे, डायरेक्ट धान ही छिड़क करके बो देते होंगे, उससे फसल अच्छी नहीं होती होगी। जो अब वो सीख गए थे कि अब इसका पौधे का रोपण करेंगे। ये 2 बहुत बड़े परिवर्तन हुए। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब ऐसा होने लग गया और जो ज़मीन है वो बढ़िया उसकी जुताई खुदाई होने लग गई, लोहे का फाल लग गया, तो पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते होंगे, मरते नहीं होंगे, क्योंकि जो है ज़मीन भी अच्छी हो रही है और पौधे का भी रोपण हो रहा है, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी यहाँ पे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए आगे समझिए, अभी और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं इसमें समझने को। सूक्ष्म निरीक्षण है थोड़ा सा मगध के ऊपर, आइए समझते हैं। मगध को पढ़ते हैं। मानचित्र 4 प्रश्न नंबर 45 में मगध ढूंढो। मगध देखते हैं कहाँ पे है भाई, इसमें मगध कहाँ पे है। मगध आपके सामने है, मगध ये देखिए यहाँ पे है मगध, कहीं पे ये रहा, ये यहाँ पे मगध है। क्या है ये आप देख पा रहे हैं पिक्चर, ये मगध की पिक्चर, यहाँ पे मगध है। क्या है, मगध है। यहाँ क्या है, यहाँ कौशाम्बी है, यहाँ वैशाली है। ठीक है, यहाँ पे मगध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए हमने मगध ढूंढ लिया, अब इसके बारे में समझते हैं क्या है चीज़ें।
लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। कौन? जो मगध था वो कितने सालों में महत्वपूर्ण जनपद बन गया? लगभग 200 सालों के अंदर अंदर वो बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन जैसी नदियां मगध से होकर बहती थी। पॉइंट नोट कीजिए, मगध से होकर बहने वाली दो नदियां कौन सी थी? मगध से होकर बहने वाली दो नदियां गंगा और सोन थी। ठीक है, ये यातायात, जल वितरण, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। जो नदियां थी वो किस काम आती थी? जो नदियां थी ये किसके लिए महत्वपूर्ण थी? तो जो नदियां थी वो यातायात के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, जल वितरण के लिए इंपॉर्टेंट हो गई, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए महत्वपूर्ण हो गई। मगध का एक हिस्सा जंगलों से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें ट्रेनिंग दे करके सेना के काम में लाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियां और रथ बनाने के लिए लकड़ी भी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें भी हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए ये बहुत उपयोगी थे। मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए थे। नाम बताइए सर। नाम एक तो हैं बिंबिसार, दूसरे हैं अजातशत्रु। अजातशत्रु। मगध के दो बहुत ही शक्तिशाली शासक के नाम बताइए। नाम है बिंबिसार और अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव साधन अपनाते थे। महापद्मनंद एक और महत्वपूर्ण शासक थे। एक और महत्वपूर्ण शासक थे। कौन? महापद्मनंद। भाई शक्तिशाली शासक बिंबिसार और अजातशत्रु, और इसमें एक और ऐड कर दीजिए, वो थे महापद्मनंद। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र इस उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग तक फैला लिया था। कौन? महापद्मनंद ने। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर में है, कई सालों तक मगध की राजधानी बनी रही। जो राजगृह है वो कई सालों तक किसकी राजधानी बनी रही? मगध की राजधानी बनी रही। ठीक है। अच्छा, कोई भी एग्जाम हो, बड़े लेवल का हो, उसके लिए बड़े से बड़े आईएएस एग्जाम तक के लिए सबसे पहले यही 6, 7, 8 की यही एनसीईआरटी को ही प्रेफर किया जाता है कि पहले आप यही एनसीईआरटी पढ़िए। और सीटेट तो चिल्ला चिल्ला कहता है कि एनसीईआरटी पढ़ के आइए। मैंने आपको दिखाया था, उन्होंने अपने बुलेटिन पे लिखा हुआ है कि सीटेट से पढ़िए। हम सीटेट से बाहर पूछते, हम एनसीईआरटी से बाहर पूछते नहीं हैं, और आप एनसीईआरटी से बाहर पढ़िए मत। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप पढ़ रहे हैं। बिहार में राजगृह, जो कि आधुनिक राजगीर में है, कई सालों तक मगध की राजधानी बना रहा। बाद में पाटलिपुत्र, जो कि अब पटना है, उसको राजधानी बनाया गया। 2300 साल से भी पहले की बात है। बात कब की है सर? 2300 साल पहले की बात है। ठीक है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर कहाँ का राजा था? मेसिडोनिया का। कहाँ का? मेसिडोनिया का राजा था। ठीक है। चलिए, विश्व विजय करना चाहता था कि हम पूरे वर्ल्ड को जीत ले, पूरे संसार को जीतना चाहता था। वो पूरी तरह सफल न होने पर भी वो मिस्र और पश्चिमी एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप में व्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया था। जब उसने मगध की ओर अपना जो है बढ़ा, वो कूच किया उसने, तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया कि साहब रहने दो। वे डरे हुए थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ, हाथियों की बहुत बड़ी सेना है। ठीक है। तो उन्होंने उसे मना कर दिया। आगे बढ़ेंगे तो अब यहाँ से वज्जी के बारे में जानेंगे, फिर हमारा चैप्टर ये शायद एंड हो जाएगा। हाँ, वज्जी के बारे में समझिए। देखिएगा वज्जी क्या है भाई, देखिएगा। जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध जो है वो एक शक्तिशाली राज्य बन गया था। उसके नज़दीक ही वज्जी राज्य था। मगध के नज़दीक कौन सा राज्य था? वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। वज्जी जो राज्य था उसकी राजधानी कौन सी थी? वैशाली, यानी कि बिहार। यहाँ एक अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे गण या संघ कहते हैं। ठीक है। शासन व्यवस्था, यानी कि जो गण या संघ शासन व्यवस्था थी, ये कहाँ की शासन व्यवस्था थी? यह वज्जी राज्य की जो है शासन व्यवस्था थी, जिसकी राजधानी वैशाली थी। अलग किस्म की शासन व्यवस्था थी जिसे क्या नाम दिया गया? गण या संघ। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए तुरंत अभी, राइट नाउ। गण या संघ में कई शासक होते थे। जो गण या संघ था इसमें कई शासक होते थे। इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत करते थे। बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है, आगे का प्लान क्या है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण से निपटने के लिए ये मिलकर के क्या चर्चाएं भी करते थे। स्त्रियां, दास और कमकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां
इन सभाओं, इन राजाओं के सभा में स्त्रियां पार्टिसिपेट नहीं कर सकती थी, दास नहीं आ सकते थे, कमकार नहीं आ सकते थे, इन सब चीज़ों का, इन सब लोगों का आना वर्जित था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा है, इसको समझिए। वज्जी संघ गण या संघ जिसको कहा गया, वज्जी संघ का यह वर्णन जो है, ये जो नीचे आप वर्णन दिया गया है, ये दीघ निकाय से लिया गया है। सर ये दीघ निकाय क्या है? दीघ निकाय अभी हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, ठीक है। दीघ निकाय होता क्या है, और जो हमने 100 क्वेश्चंस कराए हैं हिस्ट्री के, उसमें भी दीघ निकाय हमने ऑप्शन उसमें दिया है क्वेश्चन, दीघ निकाय वाला। दीघ निकाय क्या है सर? दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। दीघ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। दीघ निकाय क्या है? बौद्ध ग्रंथ है। कब लिखा गया था? करीब 2300 साल पहले। ओके, आइए समझते हैं। अजातशत्रु और वज्जी संघ की बात है यहाँ पे। अजातशत्रु वज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। कौन? अजातशत्रु। उन्होंने अपने मंत्री वत्सकार को बुद्ध के पास सलाह मशवरा के लिए भेजा कि जाओ बुद्ध के पास से थोड़ी सलाह मशवरा लेके आओ, हमें उस पर आक्रमण करना है, कैसे क्या करें। बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या वज्जी सभाएं नियमित रूप से होती हैं, उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है, उन्होंने कहा वज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक आपस में सभाएं करते रहेंगे, आपस में मिलजुल करके काम करेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करेंगे, बड़ों का सम्मान करेंगे, समर्थन करेंगे, उनकी बात को जानेंगे, समझेंगे। वज्जी महिलाओं के साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, उन्हें बंधक नहीं बनाइए, शहरों और गाँव में चैत्यों का रखरखाव रखिए, विभिन्न मतावलंबी संतों का सम्मान करेंगे, उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगेगी। तब तक जो है वज्जीवासी क्या करेंगे? अपना प्रोग्रेस करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए। पॉइंट कहता है कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज्य अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। उसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त करके उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। ठीक है, और इसके बारे में डिटेल में हम चैप्टर 9 में पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक है, चैप्टर हमारा एंड हो गया। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। दूसरी क्लास आपको पहली बात तो 6 बजे मिल जाएगी, नहीं तो अगर नहीं हो पाई तो फिर 9 बजे जरूर मिल जाएगी। 2 क्लास तो हम रोज़ ही करेंगे, एक अगर मिस हो गई तो फिर नहीं कह सकते हैं। ठीक है, और बाकी हम आपको जो है कि आपको किसी प्रकार की कोई कॉपी किताब लेने की आवश्यकता नहीं है। बस PYQ आप चाहें तो PYQ प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं, जिसमें आपको पिछले 7-8 साल के प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एक साथ मिल जाएंगे, और उनसे आप प्रैक्टिस सेट PYQs करते रहिए, इन वीडियोज़ को देखते रहिए। सीटेट बहुत अच्छा करेक्ट करेंगे आप। ठीक है, थैंक यू सो मच।